नमस्कार साथियों। मैं विचित्र कुमार प्रोपेनियम रियल्टी से। आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर खुर्शीद, जो मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और यमुना को करीब पिछले 10 ईयर से ट्रैक कर रहे हैं। यमुना की शुरुआत भी इन्होंने देखी है। आज जो चल रही है यमुना पे, बहुत एक तरह से हॉट केक कह सकते हैं यमुना को। यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ जानना चाहेंगे खुर्शीद जी से कि यमुना के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है, बबल तो नहीं है। इन्हीं कुछ चुनिंदा टॉपिकों के साथ, कि कम से कम जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी ये बातें पहुंचे, इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को कुछ अच्छी। जैसा कि आपने बोला कि यमुना एक्सप्रेस से बबल है, प्राइसिंग का क्या स्टेटस है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सिंपल सा है। अभी तो यमुना की स्टार्टिंग है। अभी यमुना बहुत दूर तक जाना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गया, बबल हो गया है, ये बबल नहीं है। फॉर टाइम बिंग जब कभी प्राइस बहुत ज़्यादा सुटअप हो जाते हैं एक साथ, जो अनएक्सपेक्टेड लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोगों के मन में एक थोड़ी सी डर सा होता है। लेकिन ये डर लोगों के जो अंदर है, ये कुछ दिनों के बाद ना ये डर अपने आप ही निकल जाएगा। तो लोग आज की डेट में, मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिनका भी पॉकेट अलाउ कर रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट, आप यमुना पे आंख बंद करके भी पैसा लगा सकते हैं। तो खुर्शीद जी, पर ये जो आती हैं चीजें निकल के, जैसे यहाँ पे सुनने में ये आता है कि ओवर सप्लाई है यमुना की, अथॉरिटी के अपने बहुत सारे प्लॉट आ रहे हैं, नए नए डेवलपर आने हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जितनी तेजी से यमुना बहुत आगे गई है, एक साथ मल्टीपल हुई है, धीरे धीरे ना बढ़ के एक साथ 2 टाइम 3 टाइम्स इस तरह से बढ़ी है यमुना। तो अभी जो नए डेवलपर भी अभी आने, ग्रुप हाउसिंग बहुत सारी हैं, तो आने वाले टाइम में ये बढ़ना है अभी इसी स्पीड से, रुकेगी, बैकफुट पे आएगी, क्या लगता है आपको? अभी अगर बात करेंगे जो सप्लाई की है, तो सप्लाई अगर देखा है तो यमुना में जितनी सप्लाई है, आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका 10% भी नहीं है। हम्म। दूसरी चीज़ आती है कि ओवर सप्लाई है। जैसा कि मैं बता दिया, अभी कुछ भी सप्लाई नहीं है। सप्लाई अभी और होनी है। अगर आपको पता है कि अभी अथॉरिटी ने भी स्कीम निकाली है, और अथॉरिटी ने दूसरी भी स्कीम निकाली हुई जो कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी है। आज की डेट में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं मंथ वाइज, अगर आप देखा जाए एज पर डेटा, 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। उस पर भी मेन जो शिफ्टिंग का एरिया देखा जाए तो वो हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का है। क्योंकि दूसरे जो लोकेशन है, जैसे फरीदाबाद की बात करें या गुड़गांव की बात करें, उनकी जो लिमिट है एक तरह से देखा जाए, जहाँ तक वो एक्सटेंड हो सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है आपकी गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ पे चीज़ों को ले आ रही, किस तरह से उसको फोकस में रख रही है। तो आप लोगों को पता होगा कोविड के बाद जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे इंडिया की अगर बात करें तो कोई भी पॉलिसी आज की डेट में, इंडिया से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्कीम जो आती है, वो सबसे पहले अपने नियर बाई ही देखती है, जो कैपिटल होता है उसके पास। तो आज की डेट में सिर्फ गवर्नमेंट ये नहीं स्कीम हमने ला दिया, पॉलिसीज बना दी है। पॉलिसी बनाने के साथ साथ क्या वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्पेस हमें अवेलेबल है या नहीं है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिख जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर को छोड़ देते हैं, हम चलते हैं कानपुर, हम चलते हैं लखनऊ, या हम अगर बात करें तो जैसे बहादुरगढ़ नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बन रहा था हरियाणा के थ्रू। लेकिन आज की डेट में क्या है, क्योंकि किसी एक पॉलिसी बनने से चीजें नहीं होती। जब तक चीजें उस पॉलिसी को बनाने के लिए वो स्पेस जो चाहिए होता है, क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कनेक्टिविटी इस तरह से बन के आ रही है, ये सब भी चीजें बहुत मैटर करता है। आपका सारा कहीं ऐसा तो नहीं है खुर्शीद जी की, जैसे जो आता है सुनने में डबल इंजन की सरकार, उसका भी बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है क्या? स्टेट में वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वही है, सेम गवर्नमेंट है दोनों तरफ। तो बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो यहाँ पे जो एक फ्यूचर प्लानिंग है, कहीं कोई अड़ंगा नहीं आना। तो उसका ही बेनिफिट हम देख रहे हैं क्या इसमें? बिल्कुल आप देख सकते, डबल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं, या फिर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। दूसरा एक चीज और होता है कि स्टेट में किसी की गवर्नमेंट हो और सेंट्रल में किसी की गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो गवर्नमेंट वहाँ पे किस तरह की उसकी वर्क स्टाइल है, किस तरह से लोगों को वो जो पॉलिसीज है वो किस तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
पॉलिसीज के बारे में मतलब थोड़ा समझाएंगे विस्तार से, किस तरह की पॉलिसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप? पॉलिसीज मीन्स ये कहने का है कि जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, पॉलिसीज बनना आसान बात है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक हमें इंडस्ट्रियल हब डेवलप करना है, हम्म। तो इंडस्ट्रियल हब डेवलपमेंट करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट और का जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी है कि वहाँ पे इंडस्ट्री को हम लैंड कहाँ से देंगे, हम्म। ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का होगा, कनेक्टिविटी किस तरह से रखेंगे, चाहे वो कनेक्टिविटी रोड की बात करें, एयर की बात करें, रेलवे रेलवे की बात करें, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी। मतलब बेसिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, कि इंडस्ट्री के साथ साथ और क्या क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक कह सकते हैं कि ब्लैंक सीट है जिसको सजाया जा रहा है, एक्चुअल में खाली पैच है, सजाया जा रहा है, टाउनशिप शेप ले रही है। तो मतलब आपके हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सेफ है यमुना पे, बिल्कुल कि अभी दूर दूर तक कहीं पे भी कुछ भी बैकफुट पे या इसका कोई नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा अभी। तो एक अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। क्या अभी हमें यमुना पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुकना चाहिए, या जितनी जल्दी हो सके एंट्री करनी चाहिए यमुना पे? आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके लिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है आप उसे करते जाइए। अभी आपको लग रहा है कि यमुना पूरा खाली पड़ा हुआ है, यमुना की स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, ग्रेटर नोएडा की बात करें, एक टाइम वो हुआ करता था ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छा मास्टर प्लानिंग हो रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बनाया हुआ है। लेकिन कोविड के बाद ये जिस तरह से सूटअप हुई है और जिस तरह से गवर्नमेंट ने फोकस किया था, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उस हिसाब से देखा जाए तो जो मास्टर प्लानिंग ऑलरेडी हो रखी है उस हिसाब से जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जो जब भी किसी इंडस्ट्री का एक क्लस्टर बनाया जाता है, एक जोन बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, तो कंपनीज को भी वहाँ पे बेनिफिट हो। आपके पास एग्जांपल है एसईजेड बना हुआ है नोएडा में, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत तरह की बेनिफिट मिलते हैं। उसी तरीके से हमारे ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी देखा जाए तो टेक जोन एरिया बनाया हुआ है, जो कि स्पेशली हमारा आईटी जोन है, आईटी के लिए। ठीक है। तो उसी तरीके से आपका पैरेलल जोन बन रहा है, अपैरल जोन बन रहा है, प्लस आपका टॉय जोन बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं। तो ये सब जितनी चीजें बन रही है, एक तरह से ये क्लस्टर बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्री के। तो ये आने वाले टाइम में एक ही जगह पे हर चीज अवेलेबल होगी वेल आपको, डिफाइंड सारी चीजें। सारी चीजें अवेलेबल होगी। ये नहीं कि आज 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 की डेट में अगर मैं बात करूँ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज यामा मोटर ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन क्या ग्रेटर नोएडा में यामा मोटर होने के बाद क्या यामा के सारे इंसल्रीज भी यहाँ पे हैं? जी। आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में इंसल्रीज नहीं है, अगर है भी तो बहुत लिमिटेड है। तो यामा मोटर का जो इंसल्रीज है वो कहाँ से आते हैं, पार्ट से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, अदर अदर प्लेस से आ रहे हैं। तो जो क्लस्टर जब बन जाता है किसी भी जगह का इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे वो सारी कंपनीज आ जाती है। तो उस पर क्या होता है, कॉस्टिंग का भी इफेक्ट पड़ता है। और जब इंडस्ट्री आती है तो लोग आते हैं, लोग आएंगे तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, हर तरह से चीजें अपने आप ही ग्रो करना स्टार्ट कर। और यहाँ पे जिस तरह नए नए डेवलपर एंट्री कर रहे हैं, और रेट भी अगर फ्लैट की बात करें तो करीब 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हम मान के चल रहे हैं कि जो भी नया डेवलपर आएगा, और चीज़ें अभी हैं। तो मतलब सेगमेंट चेंज हो रहा है ये, या रेट रिवाइज हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, या अफोर्डेबल से हम लग्जरी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे? आज की डेट में अगर देखा जाए तो अफोर्डेबल की छोड़ के लोग लग्जरी सेगमेंट में आना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और आप देखेंगे जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें आपके स्मॉलर साइज के फ्लैट्स नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो स्मॉलर साइज के फ्लैट इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि बिगर साइज के फ्लैट के लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट और फोकस इधर ज्यादा है। इसलिए जो भी नए डेवलपर्स आ रहे हैं वो सारे बड़े साइजेस के फ्लैट लेके आ रहे हैं। और रही बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या होता है कि एक टाइम के बाद हर जगह प्राइस का अप्रिसिएशन होता है। और अगर आप देखा जाए तो ये अभी हमारा फर्स्ट अप्रिसिएशन आया हुआ है इस पर्टिकुलर लोकेशन में। और लेकिन खुर्शीद जी, इस चीज़ को हम अप्रिसिएशन कैसे मान सकते हैं? अभी हम, जैसे हमने आपने बताया कि सेगमेंट चेंज हो रहा है, लग्जरी सेगमेंट आ रहा है अफोर्डेबल की जगह। तो ठीक है, अफोर्डेबल का एक अलग रेट है, तो जो 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार तक जाता है। अब जो रेट आ रहे हैं 10,000 रुपये, 9,990 रुपये पर स्क्वायर फीट, या 10,000 रुपये 12,000 तक, तो वो रेट रिवाइज एप्रिसिएशन कहाँ कहेंगे उसको? वो तो सेगमेंट चेंज हो गया ना। अफोर्डेबल, अगर अफोर्डेबल ही 10,000 के रेट में आता है तो हम मान के चल सकते हैं कि हाँ, रेट अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेगमेंट चेंज हो रहा है, तो यमुना पे अप्रिसिएशन है कहाँ? अभी अगर आप सेगमेंट चेंज करने की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल से लग्जरी सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी होती क्या है?
आप पहले वो समझिए। जी, अफोर्डेबल सेगमेंट में आप आपका आ गया 500 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक के जो फ्लैट्स होते हैं, वो आपके अफोर्डेबल सेगमेंट तक आते हैं। ठीक है। अगर हम उससे बड़े के साइज़ में आते हैं, फिर हम लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर जाते हुँ, हुँ। हैं। लग्जरी सेगमेंट की जो प्रॉपर्टी जब जो भी आती है, उसमें और भी एड ऑन फीचर है, जैसे आपका वीआईपी सिस्टम हो गया, फ्लैट के साइजेस बड़े हो गए, नंबर ऑफ यूनिट कम हो गया, तो वो सब भी बहुत मैटर करते हैं। अब सेगमेंट जब चेंज होगा तभी तो चीज़ें ऊपर जाएँगी। हुँ। और ऐसा नहीं कि सेगमेंट चेंज हो रहा है तो अफोर्डेबल से लग्जरी आ रहा है तो लग्जरी का प्राइस बढ़ रहा है और अफोर्डेबल का नहीं बढ़ रहा है। सभी के प्राइसेस पैरेलली बढ़ते हैं, किसी में 1% 2% कम ज़्यादा चलता है। जैसे इंडस्ट्रियल ज़ोन है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने अलग सेक्टर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, वैसे तो ऑलमोस्ट जहाँ तक हम देखते हैं कि यमुना पे कुछ भी अभी ये है कि कुछ भी इन्वेस्ट कर दें, चाहे इंडस्ट्री में जाएँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, हाई राइज़, लो राइज़, रिटेल, फूड कोर्ट, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर आपका एक आप किस चीज़ को रिकमेंड करना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ रिटर्न देखा जाए तो कौन-सी चीज़ एक अच्छा रिटर्न दे सकती है? रिटर्न की बात करेंगे तो आज की डेट में आपका जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, कमर्शियल स्पेस है, दोनों के केस में आपका रिटर्न का वो बनता है, हुँ, हुँ। प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है कि तो एक चीज़ और भी है कि आप रिटर्न किस लेवल पे करते हैं, वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न ये है कि अगर आप ये सोचो कि आज हमने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किया, 2 दिन बाद अगर हम एग्ज़िट कर जाते हैं, तो प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलता, वो एक्सेप्शनल केस में मिलता है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है। अगर सर्टेन टाइम पीरियड को हम ईयर्स में बात करें तो करीब यहाँ पे कितने टाइम रुकना पड़ेगा अगर एक अच्छा रिटर्न लेना है तो? अगर एक अच्छा रिटर्न लेना हो, अगर शॉर्ट टर्म रिटर्न लेना है तो आपको कम से कम 2 से 3 साल रुकना है और थोड़ा-सा और अच्छा से रिटर्न चाहिए, बढ़िया रिटर्न चाहिए तो आप एटलीस्ट 5 से 7 साल आप टाइम दीजिए। रीज़न ये है कि जब किसी प्रोजेक्ट में आप एंटर करते हैं इनिशियल स्टेज में, उसको कंप्लीट होने में आपको टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने आज पैसे लगाए, कल वो कंप्लीट हो गया, कल आप एग्ज़िट कर गए। क्योंकि वो कोई छोटा-मोटा प्रोडक्ट नहीं है, बड़ा प्रोडक्ट है, उसको बनने में बन के तैयार होने में टाइम लगता है। मतलब वो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 5 से 10 साल है, 5 साल कम से कम, तो आप आँख बंद करके यहाँ पे जा सकते हैं यमुना पे। आपके कहने का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और अभी टाउनशिप शेप ले रही है, एक शहर बस रहा है, तो 5 साल का एक लेके चलें, अगर 5 साल होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आँख बंद करके यमुना पे इन्वेस्टमेंट कर सकते अब पहला पॉइंट हमने आपसे क्या बताया कि जब कोई भी लैंड अलॉट हो रहा है तो 3 साल का आपको ऑपरेशनल करनी है। हैं। तो 3 साल तो वही हो गया कि आपका सेटअप स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि जो 3 साल का एक हमारा एप्रिसिएशन पॉइंट आ गया। जब कुछ जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे लोग आना स्टार्ट करते हैं, तो जो प्राइसिंग अभी है, ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन आएगा। जब इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस बढ़ेगा, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे-जैसे टाइम निकलता जाएगा, लोग आते जाएँगे और चीज़ें बढ़ती जाएँगी। रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, कहने का मतलब ये है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी जो ट्रेडिंग चल रही है यमुना पे, सेल परचेज जो चल रही है, इन्वेस्टर का गेम है सारा का सारा? या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन एंड यूजर यहाँ पे एंट्री कर जाएगा तो चीजें मिलनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे प्लॉट साइज भी हैं, अगर हम देखें 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000, 2000, 4000 स्क्वायर मीटर तक के रेजिडेंशियल प्लॉट, तो जेंट्री किस तरह की आनी है यहाँ पे? क्या वो उनके लिए रेट मैटर करेगा? अगर मैं एक 4000 स्क्वायर मीटर वाले ओनर को, क्या उसके लिए रेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा? अगर आज 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है, जब एंड यूजर आ जाएगा यहाँ पे 4000 स्क्वायर मीटर में वो बना के रहेगा या अपना फार्म हाउस बनाए या कुछ भी रेजिडेंशियल किसी तरह की वो बनाए, तो उसके लिए जो मेरा एक एक जिज्ञासा है मेरी कि क्या चीज़ें मिलेंगी उसके बाद भी कि मैं उसे ऑफर करूँ कि सर 2 लाख रुपए स्क्वायर मीटर आप ले लीजिए मुझसे और अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, वो बेचने को तैयार होगा? या ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में कि यहाँ पे चीज़ें भी अवेलेबल ना हो? ये जिस तरह से डेवलपमेंट है ना, जो हमारा एरिया है, रेजिडेंशियल ज़ोन की अगर हम बात करें, रेजिडेंशियल ज़ोन अगर आप देखें तो बहुत हुँ, रेजिडेंशियल से ज़्यादा उन्होंने कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। हुँ, उस हिसाब से देखा जाए तो जो आज का जो रेट है और जो आने वाले टाइम में रेट होगा, हुँ, जो आप कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टर है, आप एक बार पता कीजिए, जो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो वही पैसे अपने को घुमा रहे हैं। एक हुँ, तरह से मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ से निकाल के वहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टर क्या होता है ना, इन्वेस्टर एक टाइम के बाद वो पैसे को मूव करता है, हुँ। निकाला यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है, जहाँ नहीं, पे अभी उसको अभी प्रॉफिट ये दिखता क्वेश्चन है। इसलिए आया कि अभी मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे जो टीम यहाँ पे काम कर रही है यमुना पे, उनके क्वेश्चन आए कि सर एक दो जगह हम कॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि बेचना ही नहीं है, बेचने के लिए नहीं ली है।
हमने अपना रिटायरमेंट प्लान कर रखा है यमुना पे, या हमें दिल्ली से निकलना है, हमें खुले में रहना है, या थोड़ा सा एक लो डेंसिटी तो रहना ही रहना है क्योंकि हाई राइज बहुत कम है यहाँ पे, खुला एरिया है। तो मैं मतलब वो ऐसा लगता है बहुत बार कि ऐसा तो नहीं कि अभी तो चीज़ें मिल भी रही हैं यमुना पे, एक सही टाइम है, रेट भी सही है, रीजनेबल है, चीज़ें भी हैं, इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। आने वाले टाइम में रेटों से भी अलग इन्वेंट्री की मारामारी हो सकती है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल हो सकती है। देखो जहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, रेट ऑब्वियसली भी बढ़ जाएगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक लिमिटेड स्पेस है, एरिया है जहाँ पे रेजिडेंशियल जोन है, उससे कहीं ज्यादा एरिया क्योंकि जो हमारा। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है कि रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हुई, सप्लाई कम हुई, रेट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटेड एक पर्टिकुलर जो एक एरिया है वहाँ पे चीज़ें भी मुश्किल से मिले, रेट तो मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है, मुझे चीज़ चाहिए, रेट मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक एक वो कहते हैं कि चीज़ें तो सभी बिकने के लिए हैं, एक सही कीमत लगाने वाला हो। सही कीमत से मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही चीज़ की जो वहाँ पे एक रेट है सर्कल रेट का 5 टाइम्स देने को तैयार हूँ। तो ठीक, क्या मिल जाएँगी, वो पॉसिबल है, या बिल्कुल ही अनाप-शनाप रेटों में मिलेगा चीज़? नहीं, अनाप शनाप रेटों में नहीं मिलेगा। देखो क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है। हुँ, एक्सपेंशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके फिर ग्रुप हाउसिंग की तरफ लोगों को फोकस ज्यादा हो जाएगा। हुँ, तो ग्रुप हाउसिंग का जो फोकस होगा, लैंड तो वही है, लैंड भी चेंज बिल्कुल। होगा नहीं। हुँ, और आपको मैं बता दूं, जो ग्रुप हाउसिंग का जो लैंड का एक्सपेंशन होगा, वो जो अभी एरिया है वो तो ऑलरेडी अलॉटेड है, फिर नया एरिया देखा जाएगा, फिर दूर जाएंगे आप ये तो है एक्सपेंशन एक ये एक एक्सपेंशन होगा सही। तो वहां का प्राइसिंग कम होगा, फिर आपके पॉकेट में भी आएगा तो लोग वहां भी जाएंगे। बट जहां पे चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब इसका इम्पैक्ट और दूर-दूर तक जाएगा। बिल्कुल दूर जैसे-जैसे दूर यहाँ तक पे चीज़ें जाएगा। खत्म होंगी, तो आपको अगर यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट के आस-पास कुछ परचेज़ करना है, तो आपको अपनी दूरी बढ़ानी पड़ेगी। दूरी इसलिए बढ़ानी पड़ेगी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, लोग आते जाएंगे, तो ये ऐसा तो है नहीं कि सब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। एक्सपेंशन होगा तभी तो लोगों को जगह मिलेगी, और हुँ। नहीं क्या होगा फिर प्राइस की जो बात कर रहे हैं ना, प्राइस तो ऑलवेज हाई जाना है, किसी भी कंडीशन में रुक नहीं सकती। और एक चीज़ और आती है, जैसे हम पहले देखते आए हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में डेवलपरों का जिस तरह का हो रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, अब यमुना पे उन चीज़ों से बाहर आया जा सकता है, चीज़ें सेफ है डेवलपर के साथ जाना भी, या उसी तरह के हालात ना हो, जो इन्वेस्टर डरे हुए हैं कि डेवलपर के साथ हमें नहीं जाना, केवल हमें अथॉरिटी की चीज़ें चाहिए। तो कितना सेफ रहेगा इन्वेस्टर के लिए डेवलपर के देखिए, साथ? जो इश्यूज आए, उन्हीं सब इशू को देखते हुए अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज। पहले क्या होता कि डेवलपर आता था, उसको लैंड अलॉट हो जाता था, इंस्टॉलमेंट में पैसा देता था, उसका इंटेंशन क्या है, आज तो उसका इंटेंशन आपको सही दिखता है, लेकिन कल का इंटेंशन आपको क्या नहीं पता हुँ, है। इसीलिए ने पहले क्या होता था कि पैसे नहीं लग रहे अगले इंसान, हुँ, अगले इंसान का पैसा नहीं लगता है। लेकिन आज की डेट में पॉलिसी चेंज होने की वजह से आपको पहली चीज तो ऑप्शन के थ्रू अलॉटमेंट हो रही है। हुँ, ऑप्शन होने के बाद आपको जो भी रेट पे आपका ऑप्शन हुआ, जो आपने बिडिंग करी, जो हुँ। आपकी बिड बार में आपने बताया प्राइस दिया, आपको 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। सिंपल सी बात है, जब आप पैसे लगाओगे तो 100% पेमेंट करनी है। 100% आपको पेमेंट करना है 90 डेज के अंदर। जिस दिन आपका बिल कंप्लीट हो गया, आप बिल हुँ, विनर हो जाते हैं, आपको लैंड अलॉट होता है, 90 डेज के अंदर आपको पैसा देना हुँ, है। 90 डेज के अंदर आपने पैसा दे दिया, ठीक है। पहली चीज, जो 25 रुपए की चीज थी, वो आज 100 रुपए में मिल रही है, ठीक है। ठीक है। आपने बिडवार किया, हुँ, बिडवार किया, आपने जीता, 25 का 100 रुपए दे रहे हो। जब आपने 100 रुपए लगाए हैं, हुँ, तो आप अपने 100 रुपए निकालने के लिए काम करोगे। हुँ, पहले क्या होता था कि आपने 100 रुपए लगाए ही नहीं है, जैसे पाँच कुछ गया नहीं पाँच है। रुपए लगाए हुए हैं, बिल्कुल। 5 रुपए आपको कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, मार्केट से आपने 100 रुपए ले हुँ। लिए, 95 रुपए आपने उनके लेके चले गए। यानी कि आज की डेट में वही डेवलपर एंट्री कर सकता है यमुना पे भी, जो मतलब एक तरह से जिसके पास फाइनेंशियली लिक्विडिटी है, स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली लिक्विडिटी है, स्ट्रांग है। वही एंट्री कर ही पा रहा है। अदरवाइज आप देखें तो जितने भी हमारे सी ग्रेड डी ग्रेड के जो जितने भी डेवलपर थे, वो धीरे धीरे सब मार्केट से खत्म होते जा रहे हैं, या खत्म होते जा रहे हैं, या किसी के साथ जेवी कर रहे हैं। हुँ। रीजन यही है। तो अब एक तरह से ये डाउट तो निकाल देना चाहिए दिमाग से कि रेरा, जैसे अब तो रेरा भी है, बहुत सारी रेगुलेटरी है इनके ऊपर, और 100% जैसा आपने बताया पेड अप लैंड होगी, एक तरह से 100% पेड अप भी हो गई, और एस्क्रो अकाउंट भी हम एक टर्म सुनते हैं उसके बाद में कि एस्क्रो अकाउंट में कि पैसा मूव नहीं कर सकता डेवलपर इधर से उधर। तो एक तरह से अब हमें केवल ये देखना है, अगर हमें डेवलपर के साथ जाना है, तो कि वो हमारे बजट मतलब अपनी कीमत को जस्टिफाई कर रही है प्रॉपर्टी या नहीं कर रही है। ये डाउट हम निकाल के चल सकते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा, वो सोचने का विषय नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। बने, देखो कोई भी चीज आ रहा है प्रोजेक्ट, वो बनेगा। हाँ। क्यों बनेगा? क्योंकि बिल्डर के पास, क्योंकि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आता है,
90% केसेस में यही होता है ना, CLP पेमेंट। उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे बिल्डर बनाएगा वैसे वैसे उसको पैसा मिलना है। तो बिल्डर ने ऑलरेडी पैसा लगा रखा, तो उसको अपना पैसा निकालना है, पैसा भी निकालना है, प्रॉफिट भी लेना है, सारी चीजें करना है। क्योंकि बिजनेसमैन जो अपना रिवर्स कैलकुलेशन करके चलता है, सिर्फ ये नहीं करता कि हमने 100 रुपए लगा दिए, चलो हो गया, अब प्रॉफिट आएगा तो देखा जाएगा। बिजनेसमैन ये नहीं। चलो ठीक है खुर्शीद जी, अच्छा लगा आज आपसे बात करके, भी कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली, और उम्मीद करते हैं आप आते रहेंगे और हमारे दर्शकों को, हमारे जो इन्वेस्टर हैं अपने, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ नई चीज़ें जानने को मिले। तो धन्यवाद आपका। और ठीक है जी।